गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसे अलग से कवर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में इस टॉपिक के करीब 1/3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। सो इट इज अ टॉपिक विच यू कैन नॉट इग्नोर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस हमारा क्या है, हमें कैसे तैयारी करनी है और हम इसे कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। अगर आप सिंसियरली डेली इसको 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं तो ये पूरा एनवायरनमेंट का टॉपिक आप 25 से 30 दिन में कवर कर सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे करते हैं तब तो फिर जितना आपकी स्पीड हो सबसे कवर कर सकते हैं। सिलेबस हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रीलिम्स में जो सिलेबस लिखा हुआ है, जो यूपीएससी का सिलेबस निकलता है, उसमें लिखा है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जनरल साइंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हम अभी तक पढ़े हैं ग्रेजुएट तक, उतना ही पढ़ के हमको पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। और मेंस में इसके बारे में लिखा है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमें मेंस में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आपको आपकी एनसीईआरटी जो होती है ज्योग्राफी की, वो 6 से 12 क्लास तक पढ़नी है। 6 से 10 क्लास तक की ज्योग्राफी आप अगर एम बना के करते हैं तो 3 दिन में भी कवर कर सकते हैं, 3 से 4 दिन में। और 11-12 की ज्योग्राफी में आप 1 डे पर बुक ले सकते हैं। बायोलॉजी 12th क्लास की ओल्ड एंड न्यू लास्ट 4 चैप्टर्स जो कि रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होते हैं, ये सब सीबीएसई की बुक्स बता रही हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी वाली। केमिस्ट्री की 12th क्लास की बुक में भी एक चैप्टर है जिसमें एनवायरनमेंट के टॉपिक्स जैसे कि पीओपी और इस टाइप के जो और डीएपी टाइप की चीजें जो हमारी नॉर्मली एडल्ट्रेशन या फिर पोल्यूशन ऑफ सॉइल में आती हैं या सॉइल कंजर्वेशन, वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा इतना कवर करके भी काम हो जाएगा, बट आप चाहे तो आईसीएसई बोर्ड की भी बुक्स पढ़ सकते हैं। 10th और 11th क्लास की एनवायरमेंटल स्टडीज की एक अलग से बुक आती है। एटलस वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस आपको कैसे पढ़नी है मैं आपको अभी बताऊंगी आगे जाकर। एटलस से आपका करीब, अगर एनवायरनमेंट में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ एटलस से ही सॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा ये सब आपका स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट मीन्स विच इज जो ऐसे चलता रहेगा, से पढ़ना ही है। और डायनामिक पार्ट मतलब करंट अफेयर्स के लिए आप हिंदू पढ़ लीजिए, साइंस रिपोर्टर पढ़ लीजिए, डाउन टू अर्थ मैगजीन। अगर एक ही पढ़ना है तो हिंदू पढ़िए, एक और ऐड करना है तो साइंस रिपोर्टर पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक चीज मैंने इसमें लिखी नहीं है, जो आपका ये आता है इंडिया ईयर बुक जो आता है हर साल जो पब्लिश होता है, उसमें भी जो टॉपिक्स इस साल हमारे न्यूज में हैं वो आप उससे कवर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं जो कि मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है। आपको जस्ट इसके लिए किए हैं शेयर, ताकि आप एक बार समझ सकें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इकोलॉजिकल टर्म्स जैसे कि इकोटोन, इकोलॉजिकल नीचे, इकोसिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिटीरियरेशन, हाउ इट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स, फूड चेन इन द इकोसिस्टम। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, उसमें कैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, और फूड चेन क्या होती है, इसमें हमारा मतलब हमें कैसे इम्पैक्ट करती हैं सारी चीजें। अगर इसमें कुछ चेंज होते हैं, कुछ पोल्यूशन होते हैं या कुछ डिटोरेशन होता है तो हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग। पोल्यूशन में आता है आपका एसिड रेन, केमिकल स्मॉग, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन होल, एल्गल ब्लूम, इस टाइप की चीजें। यूट्रोफिकेशन भी इसमें आता है। ये मोटा मोटा मैं कवर कर रही हूँ, दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक्स आपकी ज्योग्राफी से ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे कि वाइड बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर बायोडाइवर्स रिच हॉटस्पॉट्स होते हैं, ये सब इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए। IUCN रेड डेटा बुक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन में नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेटलैंड्स, इन सब के बारे में भी जो आपकी ट्रीटीज आती हैं, जो कन्वेंशंस आते हैं, वो हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं।
एटलस में हमें देखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बेसिक फंडा समझो एनवायरनमेंट में, अगर मैं बताऊं कि आपको पहले रट्टा मार लेना है, रट्टा मारना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करनी चाहिए आपको। उसके बाद आप एनालाइज करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं स्टैटिक पार्ट या फिर इवन डायनामिक पार्ट में भी, वो होते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कि भाई ये कन्वेंशन आया तो कौन से ईयर में आया, इसमें क्या लिखा है। और अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ओवरलैपिंग सी है सारी चीजें, कि ये भी मोर और लेस वही बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, बट फिर भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि ये कन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज ने इसे साइन किया था, इन्होंने क्या अपने विजन रखे थे, कौन से ईयर तक इन्होंने रखा था कि हम 2004 से शुरू करेंगे, 2020 में खत्म करेंगे, इस टाइप से। तो ये सब क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है और आपको बहुत क्लियरली याद रहना चाहिए चीजें। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एटलस में आपके सारे दिए होते हैं, आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री में है, कौन, अगर वहां पे कोई नदी बहती है तो वो कौन सी रिवर है, वहां पे कोई रेंजेस हैं, कोई पहाड़ हैं, तो आपको याद होने चाहिए वो कौन सी रेंजेस हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्लेसेस लाइक वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो आपको अच्छे से क्रैम करना आना चाहिए चीजों को, एनवायरनमेंट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमास गैसिफिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, अगेन लाइक वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल्स जो हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल्स। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड। हेलो हेलो जी, नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। ओके हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल्स आपने सुने ही होंगे, बहुत सारे हो रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल्स कहाँ हैं? आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्योटो कहाँ पे होता है, मतलब क्योटो प्लेस है और क्योटो कहाँ पर है। क्योटो जापान में सिचुएटेड है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल कब साइन हुए थे, इसमें कब क्या इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हम क्या चीज हटाएंगे, कार्बन क्रेडिट्स है चाहे क्योटो में, चाहे आपका मॉन्ट्रियल में जो आपकी ये क्लोरो हाइड्रोक्लोराइड गैसेस और ये सब होती हैं, इनको हटाना है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि इंडिया ने इन ट्रीटीज में कब एंटर किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया ने स्टार्टिंग में ही एंटर किया हो, ठीक है। उसके बाद इनके जो भी लास्ट समिट हुई थी, चाहे वो इस साल हुई है, लास्ट ईयर हुई है, उसमें क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या क्या बात की गई थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सब आपको अच्छे से लिखना है और याद करना है। लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड पॉलिसीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो आपके एक्ट्स जो भी हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, प्रोटोकॉल लाइक कार्टेनेगा, नागोया प्रोटोकॉल, लीमा कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। अगेन मोर कॉन्फ्रेंसेस लाइक रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स पर है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, रियो कन्वेंशन हुई थी आपकी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है। UNEP, FAO, यूनेस्को, सब क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इनके क्या रोल्स हैं एनवायरनमेंट के बारे में। देन नेक्स्ट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी में जैसे मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेथड्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी में आते हैं आपकी मैराइन लाइफ, आपकी एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ में अब जैसे आपके कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, कुछ ये जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, इसकी डिटेल आपको रेड डेटा बुक में मिलती है, तो ये सब भी आपको पढ़ना है। अब हम कैसे पढ़ेंगे? हम हर चीज तो पढ़ नहीं सकते। सो आप न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कभी कभी कोई कोई टॉपिक आता है, और अगर वो टॉपिक आया है तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि इस साल उस टॉपिक में से एक का क्वेश्चन तो आएगा ही। उस टॉपिक के बारे में हमको पहले तो ये, अगर लेटर से हम किसी एनिमल की बात करते हैं कि ये एनिमल जो है वो एंडेंजर्ड हो रहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई ये एनिमल हमें कहाँ पे मतलब मिलता है। क्या ये वेस्टर्न घाट में मिलता है, क्या ये हिमालयाज में मिलता है? हिमालयाज में मिलता है तो ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट में। उसके अलावा ये हम देख लेंगे कि भी एनिमल खाता क्या है आखिर। इस टाइप की चीजें आपको देखनी है, और वो क्यों एक्सटेंड हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई ड्रग्स यूज कर रहे हैं
कोई मेडिसिन ऐसी यूज हो रही हैं जो कि एनवायरनमेंट में जा रही हैं और उसको पोल्यूट कर रही हैं। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और क्रिटिसिजम्स क्या हैं उनके। बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी इश्यूज, international conservation initiatives, laws and policies, Convention on Biodiversity, IC targets, Biodiversity Act 2002, Environmental वाला चैप्टर पढ़ना है इंडिया एयर बुक का। Recent meetings और यूनाइटेड नेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बॉडीज जो भी हैं आपकी, इनके मॉडिफिकेशन चेंजेस, टर्म्स लाइक क्योटो मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग, ये क्या, इन टर्म्स को आपको पढ़ना है। ये पढ़ना है, जब आप टर्म्स को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हमको देखना है कि क्या रिसेंटली उसके बारे में कुछ न्यूज में था, कुछ चेंजेस किए हैं क्या उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में, उनको हमें नोट डाउन करना है। कार्बन ट्रेडिंग एंड लीकेज इश्यूज, वेटलैंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव, UPSC is asking too many questions from wetland from past 2 years. रामसर कन्वेंशन, अगेन सेम चीज रिपीट है। वाटर पोल्यूशन में क्या क्या आता है, इकोटोन, कोरल रीफ्स, कार्बन क्रेडिट्स, एज स्पीशीज, प्रॉब्लम्स ऑफ पीओपी, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, डिमिंग, यूट्रोफिकेशन, डिजीजेस लाइक मिनीमाटा एक्सेट्रा, बायोमैग्निफिकेशन, इस बार आपको कोविड के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। बायो रिमीडिएशन, इश्यूज ऑफ ऑयल जैपर्स, डायनामिक टॉपिक्स जो आपको न्यूज़पेपर से पढ़ने हैं और जो न्यूज में चलते रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया नेशनल वाटर पॉलिसी, सॉलिड वेस्ट पॉलिसी, यूज ऑफ प्लास्टिक्स, कोरल एम्प्लीफिकेशन, इकोलॉजिकल डेट्स, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर एंड कार्बन फुटप्रिंट्स एक्सेट्रा। रोल ऑफ आईटी भी हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वो मैंने कॉपी किया है। मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसे इनिशिएटिव्स है तो उसे कौन लॉन्च कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, अगर आपको पता है तो आपके सीधे सीधे 2 नंबर आ जाएंगे। +2 UNFCCC सेक्रेटेरिएट ने इसे लॉन्च किया था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेटेस्ट से वो प्रोजेक्ट है कि आप किसी कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई डैम बना रहे हैं या कोई नया हाईवे बना रहे हैं, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, तो उनको एक क्लियरेंस लेना पड़ता है कि सबसे पहले उन्हें बताना पड़ता है कि वो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, उसका असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद उनको बताया जाएगा, मतलब सिग्नल दिया जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। इससे से रिलेटेड एक चीज और होती है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि अगर हम मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ की सोशल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है बेसिकली। इसमें इस सिलसिले में आप जैसे एक वेदांता का था उड़ीसा में, तो वहाँ की जो पंचायत गवर्नमेंट थी उनको भी बुलाया गया था कि दे विल हैव टू टेल कि क्या होगा। इस टाइप की चीजें भी आपको पढ़नी है, ओवरऑल जीएस में काफी हेल्पफुल होंगी मेंस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, किस टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी एक बनाई गई है उसमें क्या लिखा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है इस टाइप से। ओके, तो ये आपका टॉपिक मोर और लेस मैंने कवर किया है कि क्या क्या आपका आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें आखिर पहले पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है एनवायरनमेंट की। सबसे पहले अगर आपको एनवायरनमेंट में अभी तक कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले आप एकदम जो बेसिक है एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी क्या है, इकोटोन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए। इसे पढ़ने के बाद आपको मूव ऑन करना है बायोडाइवर्सिटी पे। ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स हैं और हमने पढ़े हुए हैं, सब बच्चों ने पढ़े हुए हैं इनको क्लास 6, 7, 8 में ही, तो थोड़ा इजी रहता है पढ़ने में। इसके बाद जैसे ही आप ये टॉपिक 2-3 दिन में कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप मूव ऑन कीजिए अपनी एटलस पर। एटलस को खोलिए, उसमें सबसे पहले इंडिया का फिजिकल मैप देखिए, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपके रिवर्स हैं, रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाते होंगे, पर आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद आपके नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पर हैं, वो नेशनल पार्क्स किस रेंज पर लोकेटेड हैं, वहाँ पर उनकी स्पेशलिटी क्या है, वहाँ का जो आपका वेजिटेशन है वो किस टाइप का है,
जैसे ट्यूंड्रा है या फिर आपका एवरग्रीन है, इस टाइप से आपको पढ़ना है। वहां पर क्या वो बायोडाइवर्स है, वहां पर कौन से नेशनल पार्क से कौन से रिजर्व्स हैं। आपको नेशनल पार्क्स बायोलॉजिकल रिजर्व में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेशनल पार्क्स के अंदर भी एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज इस टाइप के, जहां पर एक्सेस अलग अलग होती है, वो आपको अच्छे से कवर करना है, पता होना चाहिए क्या है, रूल्स क्या है। ये सब आप पढ़ने के बाद एटलस को उसके बाद आपको मूव ऑन करना है आपके वर्ल्ड फिजिकल मैप में। और वर्ल्ड फिजिकल मैप में आप देखेंगे कि आपके जो पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्स एरियाज हैं वो कहाँ-कहाँ हैं। इसमें आप कुछ कॉमन चीजें निकाल सकते हैं कि जहाँ भी आपका इक्वेटर जहाँ-जहाँ से पास होगा वहां पर काफी बायोडाइवर्स रिच एरिया होगा वो। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि एज यू मूव ऑन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, तब आपका कुछ आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। ऑल्टीट्यूड्स अगेन, ऑल्टीट्यूड्स फॉलो लैटिट्यूड जो बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। उस हिसाब से आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद आई एम श्योर आप लोग विंड्स वगैरह पढ़ते होंगे कि विंड्स का फ्लो कैसे होता है ज्योग्राफी में, तो आप देखेंगे उसी तरह से आपका जो इम्पैक्ट होता है किसी भी इसका कोई भी जो आपका एयर पोल्यूटेंट है, वो आपका लेटेस्ट से बहुत ज्यादा एमिशंस इंडिया में है, चाइना में है, और उसका इम्पैक्ट आता है हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जैसे नॉर्वे में और फिनलैंड में, स्वीडन में। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विंड्स किस तरह से फ्लो करती हैं हमारी। तो ज्योग्राफी से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा ये सब पढ़ने में। ये तो आपके ज्योग्राफी से टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ने लग जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। मेराइन लाइफ के बारे में आई विल से कि हमेशा 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, फिशेस किस टाइप की होती हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम कोई पर्टिकुलर केमिकल वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ की वाटर बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और मछलियां मरने लग जाती हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समझने के बाद अगर भूल गए तो मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यूपीएससी में इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस कि दे विल गिव यू 3 or 4 स्टेटमेंट्स, 1 2 3 4, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, 1 and 2, 1 2 and 3। तो अगर आप एक भी मिस करेंगे तो मार्क्स लूज करने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद कन्वेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंशंस जैसे ही आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगी, तो आप नोटिस करेंगे कि आप उसको एस्से में, आपके जनरल साइंस के जनरल स्टडीज के आंसर्स में, मेंस में भी उसको आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। और कन्वेंशंस हमारे जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपसे अगर एनवायरमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दैट विल बी अबाउट द कन्वेंशन। दे मे आस्क यू कि भाई ये कन्वेंशन के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, आपको लगता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री इन कन्वेंशन को कहाँ तक फॉलो कर सकता है। और क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, हमारी जो जीडीपी है वो भी बहुत लिमिटेड है, तो क्या हम ऐसे ऑप्शन स्विच कर सकते हैं, सोलर पावर अभी तक इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, और इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे एक लेबनान में कल परसों ही एक जो आपका डिजास्टर हुआ था, लेकिन आस्क यू अबाउट दैट कि एक जो ऐसा कंट्री है जो डेवलपिंग है, क्या वो कंट्री इस टाइप के डिजास्टर्स को अफोर्ड कर सकता है, और अगर नहीं तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, हाउ कैन वी मूव टुवर्ड द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप इन्हें तभी जवाब दे पाएंगे जब आपके पास ये सारे बेसिक टॉपिक्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होगा। ठीक है, तो आपके कोई क्वेश्चंस तो आप पूछिए, उसके नहीं तो हम फिर कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो प्लीज आप लोग कुछ बोलिए। देखो हेलो भाई, मैम। क्लास इंटरेक्टिव। हाँ जी, हाँ बताओ। मैम मुझे ये पूछना था कि अभी आपने फाइटोप्लैंक्टन्स बताए थे, हम्म। तो क्या आप उसे बता सकते हैं मतलब क्या होते हैं वे? एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना,
मैं आपको फिर भी बताती हूँ। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर में, मतलब दे आर बेसिकली लाइक अ वेजिटेशन बट वेरी स्मॉल, जो कि वाटर बॉडी में होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हमारे कोई जो एग्जॉस्ट होते हैं, वो सारे एग्जॉस्ट हम मोस्टली रिवर्स में डालते हैं, भले ही हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, या फिर वेस्ट डिस्पोजल को हम बोलते हैं कि हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन केमिकल्स विच रिमेन। तो जी वो जब केमिकल्स वाटर बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को एनहांस कर देते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ जी बैलेंस में है, आपके फाइटोप्लैंक्टन भी हैं, जैसे होते ही हैं वाटर में, बट इफ दे आर मतलब वो ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि वो, आपने देखा होगा कई रिवर्स में, आपने देखा होगा कि ऊपर काइंड ऑफ ग्रीन या मतलब ब्लू ग्रीन टाइप का एक पूरा ऐसे हो जाता है। ठीक है, एक तो एल्गी ब्लूम भी होता है एंड जी फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाते हैं। अगर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ते हैं, तो वहाँ की जो फिशेज होती हैं रिवर में, वो मरने लग जाती हैं। तो वहाँ की, जैसे ही आपकी छोटी फिशेज मरेंगी, तो आपकी जो एक इकोसिस्टम होगा, जो आपकी फूड चेन होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन उसके इम्पैक्ट्स फिर बहुत सारे आने लग जाते हैं, वो हमारे फूड चेन में भी इम्पैक्ट डालने लग जाता है। तो इस हिसाब से ये दिस इज व्हाट फाइटोप्लैंक्टन्स इज। ठीक है, यूट्रोफिकेशन वाला टॉपिक है, उससे भी आप रिलेट कीजिएगा फाइटोप्लैंक्टन्स को। थैंक यू मैम। ओके, आप लोगों ने अभी तक एटलस में कुछ पढ़ा है? नो मैम। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप एटलस ही खोलो आज। ठीक है, अच्छे से फिजिकल मैप्स देखो। एक ओरिएंट ब्लैक स्wan की एटलस आती है, वो काफी अच्छी एटलस है। मतलब आप चाहें तो सिर्फ उस एटलस को आप ज्योग्राफी के लिए भी यूज कीजिए। तो उसमें आप देखना, उसमें बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में मेंशन होगा, वहाँ पे एनिमल्स बने होंगे, कौन कौन से एनिमल्स हैं वहां पर, उनको अच्छे से पढ़ो, समझो उनको। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में कहाँ कहाँ पे रेंजेस हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे रिवर्स हैं और किस टाइप की वेजिटेशन है। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि एक क्वेश्चन यूपीएससी में, मतलब हर बार ही ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 3 आपको बायोस्फीयर रिजर्व दे देंगे। ठीक है, कि नामदाफा दे दिया, नोकरेक दे दिया, और पूछेंगे ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, या फिर ये कौन सी रेंज में सिचुएटेड है। अब आपने ऐसे पढ़ लिया मोटा मोटा कि नॉर्थ ईस्ट में है, बट नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे रेंजेस हैं, तो आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। हो सके तो एक बार विकिपीडिया से पूरी लिस्ट निकाल लेना बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व्स की, नेशनल पार्क्स की, और हर एक के आगे लिखा होगा कि वो कौन से स्टेट में है। उसके आगे चाहो तो खुद लिख लेना कि वो कौन सी रेंजेस में है, और उसको सब चीजों को एटलीस्ट में देखना, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। मतलब आई एम गिविंग यू अ हेड स्टार्ट बेसिकली, कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यू कैन गो टुवर्ड्स टॉपिक लाइक इकोसिस्टम, इकोटोन एक्सेट्रा। और बताइए, और क्या क्वेश्चन है आप लोगों को? मैम ये एग्रीकल्चर पे इंक्लूड हो जाता है ना इसमें? हाँ, एग्रीकल्चर तो इंक्लूड होगा ही, लेकिन एग्रीकल्चर मोर और लेस आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। एग्रीकल्चर इसमें कम आता है। सिर्फ आपका जो सॉइल कंजर्वेशन है या फिर आपका सॉइल पोल्यूशन है, वो इसमें आएगा। बाकी आप अगर एग्रीकल्चर में इरिगेशन की बात करते हो, या फिर आप आपकी जो क्रॉपिंग वाटरशेड, पैटर्न्स, क्या चीज? क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड ऑल। क्रॉपिंग पैटर्न आपका ज्योग्राफी में नहीं आता है, उसको आप बोल सकते हो, वो प्योर ज्योग्राफी में ही आता है। बट ऐसा कोई मतलब वो तो वाटर टाइट बाउंड्री तो है नहीं, कोई कुछ भी यूपीएससी कहीं भी कुछ पूछ सकता है, तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके मैम। क्रॉपिंग पैटर्न की जो आप बात कर रहे हो, क्रॉपिंग पैटर्न शायद आप इस तरह से पूछ रहे हो, जैसे हिल्स में हमारी टेरेस फार्मिंग होती है, तो वो क्यों होती है टेरेस फार्मिंग वहाँ पे आपके हिसाब से? बिकॉज लैंड का इश्यू आई गेस। हाँ देखो, एक तो आपकी लैंड जो है वो प्लेन नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे उस फार्मिंग करोगे, तो आप टेरेस बनाओगे। एट द सेम टाइम आपको अपनी सॉइल को भी कंजर्व करना है, वरना क्या होगा, बारिश होगी एंड ड्यू टू द स्लोप सारा नीचे बह जाएगा। तो इस तरह से आप पानी को रोक सकते हो, सारे रीजन होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसी में बात करो कि हमारी
लेटेस्ट से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा कि हिमालयन सुनामी टाइप चीजें होने लग जाएंगी। तो इन दैट केस आपकी जो ये होता है सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो सॉइल इरोजन से बचने के लिए हम किस तरह की फार्मिंग करें, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन उसमें आप ये बात करोगे कि जो वो डिजास्टर्स में आ जाएगा बेसिकली कि हमें पहले पता होना चाहिए कि जो वाटर, जो हमारी रिवर का मेन कोर्स था, रिवर का कोर्स अगर आप देखोगे, अगर आप लोग कभी ज्योग्राफी या फिर सॉरी गूगल पे देखोगे, एक एग्जांपल देती हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर एक ऐसी रिवर है जो बहुत इंडिया की सबसे मतलब कहना चाहिए कि वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर एंड बहुत ज्यादा इरोजन कॉज करती है। तो अगर आप पिछले 20 साल का फिगर देखोगे तो यू विल रियलाइज कि वो मोर देन 20 किलोमीटर्स उसका कोर्स चेंज हुआ है, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ। तो आप इमेजिन करो इस चीज को कि जब इस टाइप की रिवर फ्लो होती है कि पता ही नहीं है कि वो इस साल कितना शिफ्ट हो जाएगी, तो वहां पे आप किस तरह से वेजिटेशन करोगे, वहां पे किस टाइप की फार्मिंग हो सकती है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है और इसको पढ़ना है, लेकिन ये बहुत आगे के टॉपिक्स हैं, एनालाइज आप तब कर पाओगे जब आपको बेसिक समझ में सारा आने लग जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो बस में आए। और बताएं, और क्वेश्चन। यानी मैम ऐसा कह सकते हैं कि जियोग्राफी से कनेक्टेड है इन्वायरमेंट हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ। व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ योर अर्थ, राइट, यस एंड एनवायरनमेंट इज आल्सो अबाउट योर अर्थ ओनली, so of यस course यस related। ओके एक्चुअली एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि 2013 में यूपीएससी सिविल सर्विस का और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स उन्होंने कंबाइन कर दिया था। उसकी वजह से सडनली क्वेश्चंस का इतना ज्यादा नंबर बढ़ गया है, मतलब 20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं प्रीलिम्स में अबाउट फ्रॉम एनवायरनमेंट पार्ट। और यानी मैम ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ एक्चुअली एनवायरनमेंट इज वेरी स्कोरिंग। आप अगर 1/3 आपका, अगर 25 to 30 क्वेश्चन आपसे रिलेट हो रहे हैं और आपने करेक्ट मार्क कर लीजिए तो डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग। ओके मैम। प्रीलिम्स में तो काफी स्कोरिंग है। यस यस यस। और बताइए। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच आई फॉरगॉट टू राइट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, कोई बताएगा? Yes, development is development that we can use our resources so that present generation as well as future generation can also use that resources. Very correct. And sustainable by the term itself means something that can be sustained, कि भाई वो आज है तो कल भी हो, ठीक है, हमेशा रहे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एक क्वेश्चन अक्सर आता है, कई बार आप देखेंगे कि आपके एस्से में भी आ जाता है कि ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रोथ, मोस्टली हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं कि हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज बना दें और हमारी जीडीपी बढ़ जाए, एंड वेयरएज हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, उसके डिजास्टर्स हमें दिखने लग जाते हैं कुछ टाइम में ही। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम इस तरह से डेवलप करें कि हमारे एनवायरनमेंट को भी कम से कम इफेक्ट पड़े, एट द सेम टाइम हमारी ग्रोथ भी होती रहे। मतलब हमको ऐसा भी नहीं कि हमें केवमैन बन के बैठ जाना है कि हम कुछ भी नई डिस्कवरीज या फिर कुछ भी नए डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हमको दोनों चीजों पे ध्यान देना है, ग्रोथ पे भी डेवलपमेंट पे भी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इंडिया में इसके रिलेटेड क्या क्या बॉडीज हैं, ये बताइए आप लोग मुझे, बताओ भाई। इंडिया में सबसे पहले आपका आता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका 2010 में ही स्टैब्लिश हुआ था, और ये बेसिकली एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी टाइप है, ऑलमोस्ट जुडिशियल बॉडी ही है, विच डिसाइड्स द केसेस रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट। इसे इसलिए अलग किया गया क्योंकि जो हमारे जनरल हमारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस जाते थे, तो इतने सारे और केसेस हैं कि इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइडेड कि लेट अस हैव अ ग्रीन ट्रिब्यूनल व्हिच विल which the tribunal only for the cases related to environment. So NGT के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको कि NGT क्यों स्टैब्लिश हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ। अगर NGT ने कोई रिसेंटली कुछ मतलब आपको वो कुछ उसकी वर्डिक्ट्स आई हैं या कुछ कहा गया है, तो इस टाइप से, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। NGT was established in 2010 under National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases, जिससे कि जो आपके environmental protection, conservation of forest, natural resources और जिन लोगों को भी या फिर किसी प्रॉपर्टी को या पर्सन को किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है, उनके केसेस को एड्रेस करने के लिए वी हैड एस्टैब्लिश्ड वन एनजीटी, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो एनजीटी का कंसेप्ट बहुत नया नहीं है। एनजीटी बहुत पहले से भी मतलब चलता आया है, लेकिन उसको एक एक्ट का फॉर्म देने के बाद हमने उसको मतलब ज्यादा कंसेप्चुअलाइज कर दिया। एंड नॉर्मली आप देखेंगे कि एनजीटी काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, वो अपने काफी सारे वर्डिक्ट देता रहता है, लेकिन इन द फुल स्पिरिट हम अभी तक उसे फॉलो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक एनजीटी के बारे में आपको बताया मैंने। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं आप लोग। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, मैंने ज्यादा फास्ट बता दिया, तो वो भी बताओ। आई विल अगेन रिपीट इट। मैम डिजास्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? माने नेचुरल डिजास्टर ही डिजास्टर कहलाते हैं या फिर कल जो केरला में हुआ वो भी डिजास्टर ही कहलाता है? डिजास्टर ऐसी कोई भी चीज होती है, इट कैन बी मैनमेड और इट कैन बी नेचुरल, ठीक है। पहले तो ये समझो कि डिजास्टर कैन बी मैनमेड और इट कैन बी नेचुरल। एंड डिजास्टर इज समथिंग जिसको हम अपने नॉर्मल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उससे हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और हमको इसके लिए कुछ कोऑर्डिनेटेड रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाए, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। डिजास्टर ऐसा कुछ होगा जो कि आपके मतलब बहुत बड़े लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर दे। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर कोई बिल्डिंग लेटर से कोलैप्स हो जाती है और उस बिल्डिंग में कोई भी किसी की डेथ नहीं हुई, ठीक है, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और उसको कोलैप्स होना ही था या फिर वो प्लान्ड था, तो इट विल नॉट बी अ डिजास्टर, इट विल बी, उससे अगर एक आध कोई आदमी की डेथ हो गई या फिर कोई एक आध आदमी घायल हो गया तो वी विल से कि इट वाज एन एक्सीडेंट। बट अगर वो बिल्डिंग किसी ऐसे चीजों से कोलैप्स हुई है जो हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में ही था, फॉर एग्जांपल सिस्मिक इफेक्ट से अर्थक्वेक आ गया और आपकी बिल्डिंग गिर गई पूरी और उसमें काफी सारी कैजुअलिटीज हो गई, उसके आसपास भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई, तो इट मे बी टर्म्ड एज अ डिजास्टर आल्सो, ठीक है। यस मैम। सो डिजास्टर हम डिफाइन करते हैं हर बार जैसे फ्लड्स आती हैं, अब जैसे गुजरात में भी फ्लड्स आने लग गई हैं। सो जब कभी फ्लड्स, जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले काफी ज्यादा मतलब रोड्स वगैरह खराब हो गई थी और ब्रिजेस खराब हो गए थे, रेल्स रुक गई थी। इन दैट केस सीएम हैड डिसाइडेड दैट वी विल कॉल इट अ डिजास्टर, कि भाई उस एरिया में फ्लड से डिजास्टर हो गया है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल फ्लड्स आई हैं, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है और कंट्रोल में है चीजें, तो हम उसे डिजास्टर नहीं बोलते हैं। एंड मैम ये कोरोना नेचुरल डिजास्टर में आएगा या मैन मेड? ये तो थोड़ा मतलब आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये नेचुरल है या मैन-मेड है। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आई स्प्रेड भी ह्यूमन क्या मैम? आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, बट हाँ अगर हम इसको डिबेट करें कि ये ह्यूमन या मैन-मेड या नेचुरल है, तो यस सर्टेनली इट इज नॉट फाउंड इन नेचर, तो ये है तो मैन-मेड ही,
बट जो इसके फैलने के तरीके हैं दे वर लिटिल नेचुरल ऑल्सो, जैसे आपके बैट से फैला या फिर इस टाइप की कोई भी चीजें जो कि नॉर्मली मैनमेड हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा नेचर में फैला नहीं है ये, तो आई थिंक इसको मैनमेड ही अभी तक डिफाइन कर सकते हैं। But corona is pandemic, and pandemic and disasters are two different things. So we define it in this manner also. Pardon, I could not get you. Can you please come again? Corona is pandemic, and pandemic and disaster are two different things. Yes, certainly. Because you are right, actually. It is a pandemic. It is not a disaster per se. Anyone else with any questions? आप लोग ने ज्योग्राफी कहाँ तक कवर किया है अभी, फिर उससे रिलेटेड ही कुछ पढ़ते हैं। बेसिक्स ही हुआ है जियोग्राफी में भी, मे बी। बेसिक क्या हुआ है? इंडियन लोकेशन है, वर्ल्ड लोकेशन है, इंडिया कहाँ पे है वर्ल्ड में, वो सभी, कहाँ पे अर्बेनाइजेशन हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है अर्बेनाइजेशन, कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सब बेसिक ही है। ठीक है, चलो इसी की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन की। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन जहाँ पे हुआ है, तो आपने अभी तक कुछ ऐसा सुना है कि हॉट आइलैंड्स के बारे में सुना? हीट आइलैंड्स। नो मैम। ठीक है, तो आज सब लोग इस टर्म को पढ़ेंगे, व्हाट आर हीट आइलैंड्स। हीट आइलैंड्स कैन सिटी ऑल्सो, और इट कैन बी, मतलब उसका ज्योग्राफी कुछ भी हो सकता है, एक सिटी के बराबर हो सकता है, एक सिटी से बड़ा हो सकता है। ऐसी जगहें जहां पर उस सर्टेन एरिया में बहुत ज्यादा हीट होती है, और ये मेनली ड्यू टू अर्बनाइजेशन भी होता है, और अर्बनाइजेशन का जो इफेक्ट है ऑन योर एनवायरनमेंट उस पर भी होता है। ठीक है, तो हीट आइलैंड कैन बी अ टॉपिक जो डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। आप अपने राजकोट में भी हीट आइलैंड्स डिफाइन कर सकते हैं कि भाई राजकोट नहीं, अहमदाबाद में कहाँ कहाँ पे ऐसे एरियाज हैं विच आर वेरी वेरी हॉट एज कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस। ठीक है, देन अर्बनाइजेशन से हम और बात करते हैं सॉइल इरोजन की, या फिर सॉइल पोल्यूशन की। या फिर वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, सिंस आप लोग अहमदाबाद में रहते हैं। तो वाटर पोल्यूशन क्या बताइए, अहमदाबाद में क्या क्या वाटर पोल्यूशन होता है आपके हिसाब से? आप लोग बिलोंग करते हैं ना? यस मैम। तो बताओ भाई, अहमदाबाद में क्या क्या आपके हिसाब से वाटर पोल्यूशन हो सकता है? एक तो मैम ये जो टोरेंट पावर का वो साबरमती के पास है, वो जो रिवरफ्रंट के पास ही है। तो टोरेंट वाले क्या वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं? माने जो वहाँ पे वो चार पूरे वो गोल गोल हैं, वो गैसेस रिलीज करते हैं। तो वो तो एयर पोल्यूशन है ना। मैम ब्लाइंड डेवलपमेंट से भी हो सकता है, ब्लाइंड डेवलपमेंट। हाँ, मतलब थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। इसका मतलब है जो चीज की अपनी जरूरत नहीं है वो वाटर में हम इंक्लूड करते जाए, जैसे कि रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट में काम हो गया, रिवर फ्रंट का काम हो गया, लेकिन उसके अंदर भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। कुछ ज्यादा चीज बनाते वो कुछ पूल बना रहे हैं, वो वॉकिंग पूल, उसकी क्या जरूरत है? ऐसे ही कुछ ब्लाइंड डेवलपमेंट है सम, जो वो सरकार कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, उसकी क्या जरूरत है वैसे? और वो जो कॉमन है वो फैक्ट्रीज के वो केमिकल्स है, उससे हो सकता है। फिर ये शौचालय क्या है, ये सब नॉर्मली जो है, लेकिन ब्लाइंड डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखो, जो आप ब्लाइंड डेवलपमेंट जिस चीज को आप बोल रहे हो, ठीक है, हम वो क्यों डेवलप कर रहे हैं? वो डेवलपमेंट आपका इसलिए भी हो सकता है कि आप टूरिज्म कर रहे हो, तो इस मामले में आप ये बोल सकते हो कि हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इट शुड बी रिलेटेड टू मतलब इकोलॉजी। आप इको टूरिज्म डेवलप कर सकते हो, जैसे वहां पर आपके जो रिवर फ्रंट है वहां पे बहुत सारी आपकी बोटिंग वगैरह होती रहती है, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं डालती है। लेकिन
जो मेन इफेक्ट अहमदाबाद में है वो है आपके फैक्ट्रीज का एग्जॉस्ट। इतनी सारी कॉटन फैक्ट्रीज हैं, उनके एग्जॉस्ट जो होते हैं उसको सब रिवर में रिलीज किया जाता है। उनको क्या बोलते हैं, प्रोसेस नहीं किया जाता ठीक से, और अगर प्रोसेस करते भी हैं तो पोल्यूशन लेवल इतना हाई है उनका कि आप उसको ठीक से प्रोसेस करने के बाद भी ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये आपका मेन रीजन है वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। एंड जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो कि आपने बोला कि वहां पर एक बीच में पूल बना रहे हैं, तो अब आपको इस चीज में दो चीजें देखनी है कि क्या उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है। अगर किया गया है तो आप उसकी रिपोर्ट पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ना नहीं है बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। आप ये देखो कि उसको क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप बना सकते हो इस चीज को। तो इस तरह से सोचना है। अगर हम आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको पहले एक चीज बताऊं, आपको अपने ओपिनियंस लेके नहीं जाना है पहले से, या फिर हमको अपनी मतलब जो फीलिंग्स बोलते हैं, फीलिंग्स हमें अपनी घर पे रखनी है, ठीक है। हमको पहले सारे फैक्ट्स जानने हैं। हम जब फैक्ट्स जानेंगे तभी हम एक लॉजिकल डिस्कशन कर पाएंगे। और उसके बाद हमको ये देखना है कि उन चीजों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हैं। हमें उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं कि वर्ल्ड में और कहाँ का ऐसी चीजें बनाई गई हैं, क्या इसका कोई दूसरा सोल्यूशन था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम भाई मतलब जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनका यूज कम कर दें, हम सब साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दें। ये भी तो सोल्यूशन हो सकता है। जो आपके सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, नॉर्वे इज वन ऑफ देम। नॉर्वे में मैक्सिमम लोग साइकिलिंग यूज करते हैं छोटी छोटी जगह के लिए, और वहां पर हर जगह ऐसा नहीं करते कि हर जगह ब्रिज बना दिया। कई जगह ऐसा होता है कि आप अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं और आप बीच में रिवर पड़ गई सडनली, तो या फिर कोई सी की क्रीक आ गई, तो फिर वहां पर आप बोट से चले जाएंगे, इंक्लूडिंग योर कार विल आल्सो गो ऑन बोट। नहीं नहीं मैम, वो मैं बोट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एक वॉकिंग नो, ट्रूर बन रहा सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप जो बोल रहे हो वॉकिंग ही बनाना है, तो है। यस यस। पहले आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी देखिए कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आप वर्ड में एग्जाम्पल्स देखिए कि क्या इसके कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशंस है। ये बनाना जरूरी है। बनाया इसलिए है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा। तो टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। जो भी ऐसी इकोनॉमीज हैं हमारी वर्ल्ड में, जो मेनली टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर अक्सर आप देखेंगे कि हैं कि दे शुड गो टुवर्ड सम एक्शंस जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और बहुत सा एनवायरमेंट को इफेक्ट ना करें, प्लस सस्टेनेबल हो। मतलब ऐसा ना हो कि 2 साल में खराब हो गया। तो जो आप बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा ओपिनियनेटेड है ये चीज, थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ो, है ना, और उसके बाद इस पे चर्चा करो। ओके मैम, ओके। और कोई क्वेश्चंस? चलो, आपने ज्योग्राफी में अगर एटलस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आप एक चीज और पढ़िएगा कि जो आपके वाटर लेवल है, आपका सी लेवल जो है और जो आपके सी के अराउंड कोस्ट हैं, वो क्या, उन पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से अगर सी लेवल बढ़ेगा तो आपके आइलैंड, जो भी आइलैंड वाली प्लेस होंगी या फिर आपके जो कोस्टल एरियाज होंगे वो डूबने लग जाएंगे। सो इनके बारे में क्या कन्वेंशन है ये पढ़ना है, ठीक है। हम अपने आर्कटिक को, अच्छा हाँ, एक चीज जस्ट ज्योग्राफी से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, एनवायरमेंट भी काम आएगी। आप देखना कि जो जो ऐसे एरियाज हैं, सी के एरिया जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं या फिर वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उसके लिए अक्सर कंट्रीज फाइट करते हैं। जैसे कि आपका आर्कटिक सर्किल है, जैसे कि आपका साउथ चाइना सी है, ये सब एरियाज स्ट्रेटेजिकली और रिसोर्स वाइज दे आर वेरी रिच। सो when countries start fighting on these, या फिर जब इनका ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, हम ज्यादा ऑयल निकालने लग जाते हैं इन जगहों से, तो भी इनका एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। एंड जब आप किसी, इन्हें बोलते हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम। फ्रेजाइल मीन समथिंग जो बहुत ही नाजुक है, जो चीज, जैसे आपका कोई मान लो कांच का ग्लास है, लिखा होता है अक्सर उसमें फ्रेजाइल। सो अगर आप आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दोगे, उसमें खुदाई शुरू कर दोगे और ऑयल निकालने लग जाओगे वहां से, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो एक एरिया कंप्लीटली फ्रोजन है और वहां पे अगर ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई तो किस तरह से वाटर लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है।
सो आपको ये सब चीजें ना एटलस में देखनी है, तो आप ये देखोगे कि आर्कटिक एरिया के अराउंड कौन कौन से कंट्रीज उसको कवर कर रहे हैं, जैसे रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, नॉर्वे है, ठीक है। सो ये चीज आपको एटलस में चीजें दिख पाएंगी, रादर देन आपको बुक से रट्टा मारने से। पहले एटलस में देखो, फिर उससे बुक से रट्टा मारा करो। और बताएं कोई क्वेश्चंस? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, can't we define pandemic as a disaster? I'll probably get back to you next time on this question with a complete data. If we Okay. can really define a pandemic as a disaster or not. Okay. Because, ma'am, when we search for the basic definition, ma'am, disaster is something that a great damage which is caused to the human beings or the life of the humans. So, Yes. so this corona pandemic has done the same, na, ma'am. So it defines the basic definition of Yes, disaster. that is true. That is true. It certainly qualifies the basic definition of disaster. But I want to know that from what point of view are you asking this question? No, ma'am. Regarding this only, that we can define this pandemic as a disaster or not, because sometimes it is said. It has affected the whole of the nation and the world. Yes, ma'am. So it is certainly a disaster. But and even we have got all sorts of agencies to fight against this. So, but it is a not, if you want to find it's a man-made or that. So in that case, you can say it's a pandemic. It's not In a that- man-made or one such In thing. that case, we aren't clear about that right now, that it is man-made or it is through any natural process. हाँ. Okay, ma'am. हेलो मैम। हेलो मैम, पैंडेमिक का मतलब तो ये हुआ ना कि जैसे इंग्लिश में रूट वर्ड होता है पैन और उसका मीनिंग होता है ऑल। तो पैंडेमिक का मीनिंग मेरे हिसाब से ये हुआ कि मतलब ऐसा डिजास्टर या फिर ऐसा डेथ कॉजिंग डिसीज जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है इस वक्त। तो मैम डिजास्टर ऐसा है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरा अगर तुम वर्ल्ड मतलब डिजास्टर मतलब कुछ ऐसा होगा कि पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे वो हो, एक टाइम पे। डिजास्टर ऐसा देखो, अगेन आई टोल्ड यू, डिजास्टर हर बार हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर उसका जरूरी नहीं है, उसका एरिया वाइज का भी डिजास्टर नहीं होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक छोटी सी जगह पर भी अगर आपका कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया है या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है ह्यूमन के, हम वहाँ के रिसोर्सेज से उसे नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो इट कैन बी अ डिजास्टर। एज वेल एज समथिंग व्हिच हैज इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड, इट कैन आल्सो बी अ डिजास्टर। उसका कुछ ज्योग्राफी से रिलेशन नहीं है कि भाई वो कितने बड़े एरिया में, इट कैन बी अ वेरी स्मॉल एरिया एज वेल इट कैन बी होल ऑफ द अर्थ, है ना। जैसे अब आपका वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो इट इज अ डिजास्टर ना। तो वाटर लेवल तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड ही बढ़ेगा अगर सी लेवल बढ़ने लग गया आपका। हाँ जी मैम। तो इट अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द कोस्टल एरियाज, है ना। तो इट विल बी अ डिजास्टर। नॉर्मली आपसे यूपीएससी में कोई पूछेगा नहीं कि इसको डिजास्टर हम बोलेंगे या नहीं। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। तो हाँ बोलो, आप कोई कुछ पूछ रहा था? Yes, ma'am. When we're talking about pandemic, ma'am, the basic definition which we give to it is that the disease which is caused in a large population, or ma'am, a new disease. It is a known disease or an unknown disease. So what does I'm quite unaware about that. So it is known disease or unknown disease when we are talking about pandemic. See, pandemic according to me is something which spreads or मतलब all over the world easily, and since it is a disease जो बहुत easily spread हो रहा है, तो उसलिए उसको pandemic बोला गया है। Again search for the definition because अब इतने सारे लोगों ने देख लिया है, तो just give me a moment. सर आप कुछ बताना चाहेंगे इस चीज में? अभिनव सर। यस मैम। सर आप कुछ बच्चों की इस चीज में कुछ अपना इनपुट दीजिए प्लीज, पैंडेमिक और डिजास्टर पे।
देखिए मैडम, पैंडेमिक क्या होता है कि जिसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड ज्यादा होता है। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब 118 कंट्री से ज्यादा वो डिसीज स्प्रेड हो जाता है तो डेट इज नोन एज पैंडेमिक। तो ये WHO डिफाइन करता है। तो इनिशियली कोरोना वायरस कोविड-19 जो था डेट वाज एपिडेमिक, बट जैसे ही इन मार्च 118 कंट्रीज में स्प्रेड हो जाता है तो इट वाज टर्म्ड एज अ पैंडेमिक। तो ये पैंडेमिक एक तो ज्यादा ज्योग्राफिकल स्प्रेड होता है, और डिजास्टर क्या होता है, जैसे सपोज फ्लड हुआ तो फ्लड से फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी होगा, प्लस फ्लड के बाद वाटर बॉर्न डिसीज भी हो जाता है, जैसे कोलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सब भी अकर होता है, या फिर वेक्टर बॉर्न डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया। सो एनी डिजास्टर विल ब्रिंग हेल्थ हजार्ड, बट पैंडेमिक इज ओनली हेल्थ हजार्ड। वो डिजास्टर नहीं लेके मीन्स वो डिस्ट्रक्शन नहीं लेके आता। सो वी कैन टर्म एनी डिजास्टर इज विल ब्रिंग पैंडेमिक और एपिडेमिक, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। तो ये एक मीन्स हम कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। यस सर, बिकॉज सर पैंडेमिक में हमारे प्रॉपर्टी लॉसेस नहीं है, Yes, ma'am. सिर्फ और सिर्फ हेल्थ लॉसेस है। Yes, ma'am. Only डिजास्टर में नॉर्मली हमारे प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन दोनों लॉसेस होते हैं। Yes, ma'am. So और डिजास्टर कैसा होता है, स्टैंड अलोन भी होता है, लाइक वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो आइसलैंड में वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो वहीं तक वो रहेगा, उसका आफ्टर इफेक्ट से इंडिया या नेपाल में नहीं दिखेगा। तो से एक रेस्पिरेटरी डिसीज अकर हुआ इन चाइना, तो वो पूरे ग्लोबल वे में भी स्प्रेड हो सकता है, बाय एयर, बाय वाटर और एनी वे। इस वे में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जी सर, जी सर। ओके मैम, किसी और को भी आप कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर HIV एड्स भी ये पैंडेमिक में ही आएगा ना सर? नहीं, HIV एड एपिडेमिक में आता है। पैंडेमिक क्या होता है, जो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जिससे वर्ल्ड में 20 से 50 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था, तो दैट इज 2 to 5 करोड़, एंड दैट वाज विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 ईयर। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा H1N1 जो था इन 2009, तो वो भी स्प्रेड हुआ था। तो जो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं। बट HIV ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और उससे इतना जल्दी डेथ भी नहीं होता है। जैसे किसी को HIV हुआ, लेकिन वो एड्स में कन्वर्ट होने में इट विल टेक सम टाइम। मे बी कितने लोगों को तो होता भी नहीं है वो एड्स में कन्वर्ट, और उनका डेथ भी नहीं होता, दे आर HIV पॉजिटिव, बट इवन देन दे कैन सर्वाइव। सो उसको आप नहीं कह सकते। बट एक साथ अगर 2 लाख 3 लाख लोगों को और 100 कंट्री के अंदर HIV हो गया, तो देन यू कैन टर्म इट एज पेंडेमिक और एपिडेमिक। ओके सर। यस मैम, आप कंटिन्यू करिए। सर अभी तो सर मोर और लेस मैंने यही किया था सर। ओके सर आगे हुआ नेक्स्ट क्लास तब सर कोई टॉपिक्स कवर कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, चलेगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। तो ओके, हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मैडम ने काफी अच्छे से आपको इन्वायरमेंट का आउटलाइन बताया। अब इसमें मैं एक चीज खाली ऐड करना चाहूंगा। इन्वायरमेंट 2 सब्जेक्ट का ओवरलैप है, वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अनदर इज ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी का आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी, एयर, वाटर, लैंड, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। और दूसरा, इन्वायरमेंट का बेस्ट पार्ट ये है, एग्जामिनेशन में 20-25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो, डेट इंक्लूड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन, और काफी इजी होता है, काफी बेसिक लेवल का होता है। जैसे मैडम ने बताया, सिलेबस के अंदर ही उन्होंने लिखा है जनरल इन्वायरमेंट इशू, मीन्स क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक इन नेचर। तो वहां पे आप स्कोर भी कर सकते हैं, और मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेट करो, तो जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी 3, यू कैन स्कोर वेल। सो इन्वायरमेंट सेक्शन इज वेरी स्कोरिंग एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। प्रीलिम्स के अंदर अगर आप 2-3 सेक्शन को देखो, इफ यू वांट टू स्कोर वेल, इकोनॉमी पे आप फोकस करो, पॉलिटी पे आप फोकस करो, इन्वायरमेंट पे फोकस करो, और आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बहुत ब्राइट चांसेस है। बिकॉज ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी समटाइम दे गो फॉर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, बट ये 3 चीजों में क्वेश्चन इजी लेवल का आता है।
तो ओके हम कंक्लूड करते हैं. थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू मैडम एंड गुड डे टू ऑल. सर एक चीज और कि सर ज्योग्राफी में मतलब स्टूडेंट्स को आई सजेस्ट कि एटलस डेली आधे या 1 घंटे देखें, कुछ भी नहीं तो बस एटलस को खोल के देखें उसे, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ एटलस से आते हैं. मतलब आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, एटलस देखा हो तो आप कर लेंगे. तो एटलस आई थिंक देखने की आदत हमें, एटलस न्यूज़पेपर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी शुड सी डेली. पढ़ो, आप देख लो उनको. तो आई सजेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप लोग एटलस पढ़ना जरूर स्टार्ट कीजिए, तो काफी हेल्प मिलेगा आपको. करेक्ट. और उससे क्या होगा कि ये पूरा आपके दिमाग में एक फिजिकल इमेज बनेगा ऑफ ऑल द लोकेशन एंड देन एग्जामिनेशन में वो कंफ्यूजन अकर नहीं होगा. जी सर. ओके तो सर प्लीज नीलेश बोलिए. सर मुझे एक सोशियोलॉजी का डाउट है, अभी पूछूं या सर अलग से आपको पूछूं? आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सर डेमोक्रेसी के 2 पार्ट्स है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव. हाँ सर उसमें भी ये सोशियोलॉजी की बुक में ऐसा दिया है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी. हाँ. तो सर डिसेंट्रलाइज और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सर मेन बेसिक डिफरेंस क्या होगा? दोनों एक ही है लगभग. डिसेंट्रलाइज मतलब जैसे पंचायती राज को देखो, अर्बन लोकल बॉडी को देखो, तो वो तो डिसेंट्रलाइज है ना. और पार्टिसिपेटरी जैसे ग्राम सभा होता है, जहाँ पे सबसे हम पूछेंगे कि सपोज गांव में 1 करोड़ का ग्रांट आया, तो हमें क्या ब्रिज बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए. तो हम सब लोगों से पूछेंगे और जो पॉपुलर ओपिनियन होगा उस हिसाब से आगे हम जाएंगे. ओके सर, क्योंकि बुक में डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का सिर्फ एग्जांपल ही दिया है, PRI, और कुछ नहीं दिया है. इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडी है, ये उसका एग्जांपल है, या शेड्यूल या ट्राइबल एरिया है, उसका एग्जांपल है. ओके सर. बेसिकली आपकी जब भी आप कोई कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग करने लग जाते हो, तो उसे हम डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी मतलब प्लानिंग बोलते हैं. और उसी को आप थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे लोगे तो वो इट विल बी योर मतलब गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी. तो जैसे सर ने बताया कि आपके जो भी फंड्स आते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपकी एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम थिंग्स, है ना. वो अलग अलग नहीं है. डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी सेम थिंग. ओके. यस. ओके, किसी और को कुछ डाउट है तो आप मैडम से पूछ सकते हैं. ओके तो मैम. हेलो. यस प्लीज. सर ऑप्शनल में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड इन ऑप्शनल एंड आई सॉ द वीडियोस एंड मॉक इंटरव्यूज ऑफ मेनी टॉपर्स, देन आई रियलाइज्ड दैट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हैड सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल वन. देखो मुझे जो लगता है, मैंने भी कुछ सोशियोलॉजी पढ़ा था प्रीलिम्स देने में, बट आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, सो आई वेंट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सोशियोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड, और बिकॉज बहुत बेसिक होता है, आपके आसपास जो हो रहा है आपको उसी के बारे में पढ़ना है. बट एट द सेम टाइम जो मुझे लगा था, देयर आर अराउंड 120 थिंकर्स इन सोशियोलॉजी, एंड 120 थिंकर्स की आपको सबकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए, सब क्या बोल रहे हैं पता होना चाहिए. एंड इसके अलावा कुछ 20-30 इंडियन फिलोसफर अलग भी होते हैं. मतलब ओवरऑल आपको 120 से 150 फिलोसफर पढ़ना, मतलब सॉरी सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना है. एंड बहुत सारा लिखना आना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करने आने चाहिए. सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी ले लेते हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव डन PhD इन सोशियोलॉजी एंड दे आर अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो आई विल सजेस्ट टू यू, मतलब अगर आप लोगों को गुजराती लिटरेचर में कंफर्ट हो, पढ़ना और लिखना आता हो, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्कोर. कोई भी. आई एम नॉट गुजरात, एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा. ओके, तो आपके लिए तो हिंदी इंग्लिश ही बचता है. इन दैट केस सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है. सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी, इन सबकी आप सिलेबस देखो, इन सबके लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो, जो भी आपको इजी लगता है. दोनों चीजें, सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखकर. जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कंपैरेटिवली काफी छोटा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करने में, कि अगर आपके एग्जाम्पल्स कंटेम्प्रेरी नहीं है, अगर आप वही एग्जाम्पल दे रहे हो जो लोग 2000 में दे रहे थे या 2010 में दे रहे थे, तो आपके मार्क्स बहुत ही एवरेज आएंगे. अगर आपने ऐसे एग्जाम्पल दिया है जो कल ही हुआ था, कल की योजना में छपा था, या फिर लास्ट मंथ की कुरुक्षेत्र में छपा था, एंड इफ यू आर एबल टू गिव दोज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स,
तो आपके मार्क्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज वगैरह देखने से अच्छा है दैट यू सी द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, लास्ट ईयर क्वेश्चंस, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, उनको पढ़ो, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो गो अहेड विद इट, है ना। और देन उसमें अच्छे से मेहनत करो रादर देन सीइंग कि मेरा ऑप्शनल से क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी तो ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ 500 मार्क्स का होता है, 1000 मार्क्स का तो आपका पूरा जीएस है। तो इस तरह से भी सोचो, ठीक है। And what's your opinion about political science? हाँ, political science is again a very good option, but again little lengthier and बहुत सारे उसमें आपको मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ये सब पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर और लेस सिमिलर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लिटिल मोर साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ज्यादा आर्ट टाइप का सब्जेक्ट है। तो अगेन अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट, बट आप अगेन मैं कहूँगी सिलेबस देखिए एंड पेपर्स देखिए तभी डिसाइड कीजिए। ओके तनु, एक चीज मैं ऐड करता हूँ। ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शनल वही होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। 2010 में जम्मू कश्मीर से कैंडिडेट थे शाह फैसल, उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन को टॉप किया था एंड उनका ऑप्शनल था उर्दू लिटरेचर। बिफोर हिम किसी ने यूपीएससी में उर्दू लिटरेचर नहीं लिया था, तो फर्स्ट टाइम ही टुक उर्दू लिटरेचर। उसके उनके पास ना तो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स था, ना तो उनके पास कोई टीचर होगा, बट देन ऑल्सो उनको इंटरेस्ट था, तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने एग्जाम को टॉप किया। तो any optional is good optional if you are interested. तो बेस्ट वे टू चूज ऑप्शनल इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आप 6 से 10th के एनसीईआरटी को पढ़ो, सो यू विल बी एक्सपोज टू इकोनॉमी, यू विल बी एक्सपोज टू पॉलिटी, यू विल बी एक्सपोज टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, एंड देन आप देखो कि विच सब्जेक्ट आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है और योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। सपोज यू आर डूइंग ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, एनीथिंग। सो इस वे में आप जीरो करो कि आउट ऑफ दिस 26 ऑप्शनल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस 3-4 ऑप्शनल, एंड देन you just see the syllabus, you just see the previous year paper, और आपको लगता है कि this is my interest area, here I can score well, syllabus is short, मैं कम टाइम में प्रिपेयर कर सकती हूँ, then go for a optional। और एक बार जब आपने कोई ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया, then don't frequently change that thing, because वो टाइम भी वेस्ट करेगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट करेगा, and it will bring lots of frustration। एक बार जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, वट एवर पीपल से दैट आई हैव सिलेक्टेड XYZ ऑप्शनल, दैट वाज गुड, दैट वाज बैड, डोंट गो बाय अदर ओपिनियन। दैट मे बी गुड और बैड अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव, बट व्हाट इज गुड और बैड अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। तो ऐसे आप ऑप्शनल को चूज करना। ओके तनु? Yes sir, got it. या किसी और को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क। Yes sir. Good afternoon sir. या गुड आफ्टरनून। Sir, what is your opinion or recommendation regarding the numerical or statistical subjects as optional, sir, like mathematics or accountancy? Yes, madam, आप बताइए इनको। Sir, actually they are very good subjects, both mathematics and क्या statistics क्या बताया आपने, एक और सब्जेक्ट? Accountancy, ma'am. Accountancy, yes. Numerical subject। एंड अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, बिकॉज मेरा सर फर्स्ट जो मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, मतलब मेंस दिया था, वो सब मैंने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से ही दिया था, एंड मतलब मैथमेटिक्स में आई हैड स्कोर्ड ओके, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आए थे, सम 60% आई हैड स्कोर्ड। सो आई थिंक बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो नथिंग लाइक इट, मतलब गो अहेड विद इट। No ma'am, means I have heard from many of the toppers and even from many of that UPSC aspirants that they are taking this numerical and statistical subjects, and these are quite familiar, and they are very much helpful to good to score good marks, ma'am. Like see I'll tell you one thing कि एक तो जब दोनों चीजें, जो लोग यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अब जैसे मैं आज कुछ भी बोल दूं ना कि मैं तो 2 घंटे पढ़ती थी या मैं 10 घंटे पढ़ती थी, आप लोग सच मान लोगे, जबकि आई ओनली नो कि सच क्या था, कि मैं कितना पढ़ती थी या कितना नहीं पढ़ती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दूसरों की बातें कम सुननी है, और जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं अभी तक एग्जाम, वो भी कुछ भी बोल देंगे तो डजंट मैटर कि वो सच है या गलत है, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू से बाद में, बट अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तब तो बिल्कुल ही मत लेना, बिकॉज यूपीएससी के जो मेंस में सिलेबस आता है
वो सिलेबस आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच के लेवल का होता है। इट इज लिटिल हायर देन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन नहीं बोल सकते आप इसे प्योरली, या फिर आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मैथ्स तो आप उस सब्जेक्ट को ले लो। बिकॉज जैसे ही आपके आ जाता है ये कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो इट गोज अ लिटिल हायर, थ्योरम्स वगैरह ज्यादा बढ़ जाती हैं, और अगर पढ़ा ना हो पहले कभी भी तो ज्यादा मतलब टफ लगेगा एक चीज। और स्कोरिंग की अगर आप बात करो तो ऑप्शनल मतलब ठीक है, ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आप जीएस पे भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करो तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग मार्क्स एक्चुअली आपका होता है जीएस का एसए, जीएस पेपर 4 एथिक्स वाला पेपर और आपका इंटरव्यू, ये सब आपकी रैंक्स को डिटरमाइन करते हैं ये तीनों पेपर। तो अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल है तो आप गो अहेड विद इट, बट इफ इट इज नॉट मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब और सब्जेक्ट्स भी देखो। Okay, ma'am. Thank you. As you said, you qualify, you have given sorry, it's Tanu, your voice is not clear. There is disturbance in your voice. hello, sir. Yeah, now it is clear. Now it is clear. Yes, ma'am, I want to ask Do one thing, you set your question on the chat. आप चैट पे भेजो अपना क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। okay. Yes, किसी और को कुछ डाउट है? Meanwhile, you can ask, ma'am. अभी सब क्लासेस सब ऑनलाइन ही चल रही होंगी ना? Yes, मैम, ऑनलाइन अभी चल रहा है। मे बी बाई 31 अगस्त कल एक गवर्नमेंट से इंडिकेशन आया था कि वी कैन स्टार्ट ऑफलाइन। इस गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि जो लोअर स्टैंडर्ड के स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनको ना बुलाया जाए, बट हायर मींस आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। तो आफ्टर 8th स्टैंडर्ड कॉलेजेस एंड एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको मे बी आफ्टर 1 सितंबर वी कैन गेट परमिशन। ऑनलाइन में मैम यही होता है इशू कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट। Offline is good, but then also we cannot waste our time. Somehow we have to utilize it. मैम शायद इनका ये आ गया है, चैट आ गया। तनु का क्वेश्चन, हाँ तनु, आई एम अ सिविल सर्वेंट एक्चुअली, आई एम नॉट अ टीचर, बट आई लाइक टू शेयर व्हाटएवर आई नो, तो इसलिए समटाइम्स आई टेक क्लासेस विद द स्टूडेंट्स। Madam has clear examination in 2015, and right now Madam has working as a IRTS officer, Indian Railway Traffic Service. This is a Group A services, and Madam is presently posted in Rajkot, Gujarat. And before clearing examination, Madam was working with Indian Express as an assistant editor. If you want my phone number, you can take it from sir, है ना? आप you can send me SMS और WhatsApp पे आप भेज सकते हो। कॉल थोड़ा सा कभी कोई बिजी हो जाते हैं तो आप if you have some doubts you can ask me. Okay, madam, we will provide them the same. Okay, किसी और को कुछ डाउट है, you can ask. तनु, we will contact you and we will give it to you because आपका नंबर हमारे में होगा, या आप हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कर लेना, they will give you. बाकी I'll just once again suggest to all the students कि यूपीएससी क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि ये पता करना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। मतलब अननेसेसरी चीजें पढ़ के और पॉलिटिकल डिबेट्स में पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। और डेली पढ़ाई करो, मतलब भले ही डेली आप 1 घंटा पढ़ो चाहे 10 घंटे पढ़ो, 1 घंटा डेली पढ़ो ताकि आपका बस टच रहे पढ़ाई से, and surely you will qualify the exam. That is the key to qualify the exam. Okay, madam, then we will conclude our session. Right, sir. Sir, एक क्वेश्चन आया है, न्यूज़पेपर से समझ नहीं आता कि इम्पोर्टेंट क्या है उसमें। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ने का देखो तरीका क्या होता है। अगर आप हिंदू फॉलो कर रहे हो
मैं आपको हिंदू के एग्जाम्पल बताती हूँ। फर्स्ट पेज पढ़ लेना चाहिए, कि फर्स्ट पेज इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि न्यूज में क्या चल रहा है, ठीक है। इफ इट इज अ पॉलिटिकल टॉपिक यू कैन लीव इट। पॉलिटिकल टॉपिक्स में भी आप देख लो कि भाई उसमें एंटी डिफेक्शन तो नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कुछ पार्लियामेंट्री हम अगर जैसे लेटेस्ट से राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो राज्यसभा में कैसे अपॉइंट होते हैं, तो इफ इट इज हैपनिंग इन 1 ईयर, मतलब इस 1 साल में हो रहा है, तो मे बी आज इन द न्यूज। कमिंग टू सेकंड एंड थर्ड पेज, कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड पेज में मोस्टली सब लोकल आता है। नजर मार सकते हो एक बार, कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। देन स्ट्रेट अवे स्विच गो टू एडिटोरियल। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज दे आर एबल टू गिव यू पॉइंट्स टू फॉर्म योर ओपिनियन। अगर आपको ओपिनियन ये है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मुझे ओपिनियन फॉर्म करना है, तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे आपको एडिटोरियल से। एंड जो फॉर्डर मटेरियल होता है अपने एस्से में भरने के लिए, एथिक्स में भरने के लिए, वो हमें सब एडिटोरियल के पेजेस से मिलता है। इंटरनेशनल न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमी वाला पेज, 2 पेज आते हैं इकोनॉमी के, वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट भी कभी कभी इकोनॉमी इसमें इंटरनेशनल पेजेस में कवर हो जाता है आपका मोर और लेस। और उसके बाद स्पोर्ट्स वाला पेज आप एक रीडिंग उसे मारना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लेटेस्ट से आपके ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो कुछ नया हो रहा है ओलंपिक्स में, या फिर आपके ओलंपिक्स किस कंट्री में है, उस कंट्री से रिलेटेड कोई न्यूज है, उस कंट्री से इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। ये सिर्फ न्यूज़पेपर में इतना पढ़ना होता है, और इसे पढ़ने में भी आपको 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा। बाकी पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल डिबेट्स, लोकल न्यूज कि तेंदुआ घुस के आ गया, तेंदुआ घुस के आ गया, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि तेंदुआ आसपास कहाँ पे था, वहां पे क्या हमारा कोई ऐसा एरिया है, कोई तराई रीजन है, कोई नेशनल पार्क है जहाँ से वो बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। या फिर आपके वडोदरा में अक्सर क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, तो आपको क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है या फिर वो मतलब ये जो आपका स्वीट वाटर क्रोकोडाइल्स है, क्या डिफरेंस है, क्रोकोडाइल्स कहाँ कहाँ होते हैं, एलिगेटर क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है, उड़ीसा में भी एलिगेटर्स होते हैं, किस टाइप का वहाँ पे इकोसिस्टम है, ठीक है। ये सब चीजें आपको इस तरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है चीजों को। समझ में आया अभी आप लोग को? ओके, किसी और को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क। बुक कौन कौन से पढ़ना है? सबसे पहले तो आप सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो, क्लास 10 तक की, 6 to 10, और कुछ सब्जेक्ट्स की 12 की भी। सर ने सही बोला एनसीईआरटी, और उसको ना बहुत ज्यादा आप लोग हो सके तो गोल्स बना के पढ़ो। जैसे 6 क्लास की एनसीईआरटी मुझे एक दिन में खत्म करनी है, गोल होना चाहिए ये कि, क्योंकि 40 पेज की होती है, 40-45 पेज की, और 6 क्लास की, और आप लोग तो अब इतने बड़े हो गए हो तो वो आराम से 1 डे में खत्म हो सकती है। तो पहले हम 2 से 2.5 महीने में वी विल फिनिश ऑल द एनसीईआरटीज एंड देन वी विल गो अहेड विद अदर बुक्स। नॉट ओनली सोशल साइंस, आपको थोड़ा सा साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस का बुक आता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, 11th-12th का बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ये सब भी कवर करना पड़ेगा। पार्थ, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैडम से। पार्थ व्यास, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है आपको या गलती से कर दिया? सर हम क्लास चालू है तो कुछ काम है बुक्स के रिगार्डिंग, तो हम क्लास पे आ जाएंगे फोन करके आपको। हाँ हाँ, आप आ सकते हो, क्लास में ऑफिस से फोन कर देना, आप आ सकते हैं। ओके सर। ओके मैम, तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू एंड गुड लक एवरीवन।